विमानन इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक की। एक ऐसी भयानक त्रासदी जिसने न सिर्फ सैकड़ों जानें लीं बल्कि खुफिया और न्याय व्यवस्था की एक ऐसी चौंकाने वाली नाकामी को भी सामने ला दिया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी की परत दर परत पड़ताल करते हैं। जरा सोचिए, 23 जून 1985 की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट 182 जिसका नाम था कनिष्क मॉन्ट्रियल से लंदन के लिए उड़ान भरती है। विमान में 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर्स सवार थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था और फिर अचानक अटलांटिक महासागर के ऊपर वो विशाल जंबो जेट रडार से गायब हो जाता है। जैसे ही विमान गायब हुआ, हर तरफ हड़कंप मच गया। क्या कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और, कुछ बहुत ही भयानक? यही वो सवाल था जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती थी। तो चलिए सबसे पहले उस उड़ान के आखिरी और सबसे भयानक पलों पर नजर डालते हैं। उड़ान मॉन्ट्रियल से थोड़ी देर से निकली थी। करीब 5 घंटे तक सब कुछ ठीक ठाक था। सुबह 7:01 पर पायलट ने आयरलैंड के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की और ठीक 13 मिनट बाद 7:14 पर विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया। कोई मेडिकॉल नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक खामोशी। और फिर करीब 2 घंटे बाद जो खबर आई उसने सबको दहला दिया। एक जहाज को अटलांटिक महासागर में विमान का मलबा और शव तैरते हुए मिले। इस हमले की कीमत बहुत बड़ी थी। विमान में सवार सभी 329 लोगों की जान चली गई, जिनमें 86 तो बच्चे थे। ये लोग कोई सैनिक नहीं थे, ये आम लोग थे जो अपने परिवारों से मिलने, छुट्टियां मनाने भारत जा रहे थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 329 अधूरी कहानियां हैं। तो अब ये तो साफ हो गया था कि ये कोई हादसा नहीं था। तो सवाल उठता है, क्यों? इसके पीछे की वजह क्या थी? असल में ये एक सोची समझी आतंकी साजिश थी जिसकी आग बदले की भावना में जल रही थी। और इस साजिश के केंद्र में था तलविंदर सिंह परमार और उसका संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल। परमार जो 1970 के दशक में कनाडा चला गया था, एक अलग सिख राष्ट्र खालिस्तान का कट्टर समर्थक था और अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इस बदले की कहानी की जड़ें 1984 की घटनाओं में छिपी हैं। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसने दुनिया भर के कई सिखों में गुस्सा भर दिया। फिर बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। और इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। पूरे भारत में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। कनाडा में बैठे परमार और उसके जैसे कट्टरपंथियों के लिए ये सब बदला लेने का एक मजबूत कारण बन गया। तो उन्होंने योजना क्या बनाई? चलिए उनकी उस खतरनाक और चालाकी भरी योजना को समझते हैं। उनकी साजिश की सबसे खतरनाक बात उसकी सादगी थी। प्लान था 2 बम इस्तेमाल करने का, एक एयर इंडिया फ्लाइट 192 के लिए और दूसरा टोक्यो से बैंकॉक जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 301 के लिए। तरीका बहुत सीधा था। कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर टिकट बुक करो, बम वाले सूटकेस टेक इन कर दो और खुद विमान में कभी चढ़ो ही मत। उनका सोचना था कि जब तक बम फटेंगे वो वहां से कोसों दूर होंगे और सामान अपने आप ही एयर इंडिया की फ्लाइट्स में पहुंच जाएगा। और इस काम को अंजाम देने के लिए 2 फर्जी नामों का इस्तेमाल किया गया। एक टिकट था एम सिंह के नाम पर, जिसका बैग जाना था फ्लाइट 182 में, और दूसरा था एल सिंह के नाम पर, जिसका बैग फ्लाइट 301 के लिए था। जाहिर है ये दोनों लोग कभी फ्लाइट में बैठे ही नहीं। लेकिन उनकी इतनी सटीक योजना में एक बहुत बड़ी चूक हो गई। उन्होंने बम का टाइमर सेट करते वक्त इस बात का ध्यान ही नहीं रखा कि जापान में डे लाइट सेविंग टाइम नहीं होता। बस इसी 1 घंटे के फर्क ने सब कुछ बदल दिया। टोक्यो जाने वाली फ्लाइट का बम विमान में लोड होने से 1 घंटा पहले ही नरिता एयरपोर्ट पर फट गया। इस धमाके में 2 बेकसूर सामान उठाने वाले कर्मचारियों की जान चली गई, लेकिन इस एक छोटी सी गलती की वजह से एयर इंडिया फ्लाइट 301 में सवार सैकड़ों जानें बच गई। पर ये कहानी सिर्फ आतंकवादियों की क्रूरता की नहीं है। ये कहानी है कैनेडियन अधिकारियों की नाकामी की, एक के बाद एक हुई गंभीर चूकों की।
ये सुनना भी अविश्वसनीय लगता है, लेकिन कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS महीनों से परमार और उसके गैंग पर नजर रखे हुए थे। वो उनकी फोन कॉल सुन रहे थे जिसमें वो डायनामाइट और बम बनाने के सामान की बातें कर रहे थे। एजेंट्स ने उनका पीछा किया और जंगल में एक बम धमाके की आवाज तक सुनी। इतना ही नहीं, उन्हें मुखबिरों से सीधी सीधी चेतावनी भी मिली थी, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ नहीं किया गया। एयरपोर्ट्स पर कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। साजिशकर्ताओं को खुला छोड़ दिया गया। बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो जांच आयोग के प्रमुख जस्टिस जॉन मेजर ने इसे बिल्कुल सही शब्दों में कहा, ये गलतियों की एक श्रृंखला की कहानी है। ये कोई एक चूक नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक हुई चूकों की एक दुखद कड़ी थी। और ये नाकामियां हमले के बाद भी नहीं रुकीं। शायद सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि CSIS ने परमार और उसके साथियों की सैकड़ों घंटों की वायर टैप रिकॉर्डिंग को नष्ट कर दिया। सोचिए, सबसे जरूरी सबूत और उसे ही मिटा दिया गया। इस एक हरकत ने केस को इतना कमजोर कर दिया कि उससे उभरना नामुमकिन सा हो गया। हमले के बाद शुरू हुई पीड़ितों के परिवारों के लिए एक लंबी, थका देने वाली और निराशा से भरी लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई। कनाडा ने अपने इतिहास का सबसे लंबा और सबसे महंगा मुकदमा चलाया। जांच और कानूनी कार्रवाई पर 130 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स से भी ज्यादा खर्च किए गए। जाहिर है, जब इतना पैसा और वक्त लगे तो उम्मीद भी होती है कि नतीजा मिलेगा। लेकिन नतीजा बेहद निराशाजनक। साजिश का मास्टरमाइंड तलविंदर परमार भारत भाग गया और 1992 में एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। जिन लोगों पर पैसा लगाने का आरोप था, रिपुदमन सिंह मलिक और जो दूसरा साथी था अजैब सिंह बागरी, वो दोनों सबूतों की कमी की वजह से 2005 में बरी हो गए। पूरी साजिश में सजा सिर्फ एक आदमी को हुई, बम बनाने वाले इंदरजीत सिंह रियात को। और यही इस कहानी की सबसे कड़वी सच्चाई है। 329 मौतें और हत्या के लिए सजा किसी को नहीं हुई, सिर्फ एक आदमी को, वो भी नरसंहार के लिए दोषी ठहराया गया, जो कि हत्या से कहीं हल्का जुर्म है, और वो भी आज जेल से बाहर है। तो आखिर में सवाल क्या बचता है? ये त्रासदी सिर्फ एक बम धमाके की कहानी नहीं है। ये उन चेतावनियों की कहानी है जिन्हें अनसुना किया गया, उन सबूतों की कहानी है जिन्हें मिटा दिया गया, और उस इंसाफ की कहानी है जो कभी मिला ही नहीं।